तो हम लोग पहुंचे थे अप टू द बाइंडिंग एनर्जी। हम ये कह रहे थे कि कोई भी न्यूक्लियस अगर फॉर्म होगा तो उस न्यूक्लियस में एक मास डिफेक्ट होगा। अगर कोई एलिमेंट है एक्स और उसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें जेड एक्स से, तो जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ए माइनस जेड आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मास ऑफ ईच प्रोटॉन इज गिवन एज mp एंड मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन्स आर गिवन एज mn, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा जेड mp और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा ए माइनस जेड इंटू mn। ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड मास। और जब हम न्यूक्लियस का एक्चुअल मास निकालते हैं, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा, तो उसका एक्चुअल मास हमेशा कम आता है। एक्चुअली में जब आप इंडिविजुअल मासेस को काउंट करते हैं तो वो फ्री मासेस हैं, उनके पास एडिशनल एनर्जी है। जब वो बाउंड टुगेदर हो जाते हैं तो उनका जो रेस्ट मास है वो लीस्ट हो जाता है, उनका मास कम हो जाता है। अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन के बाद जो m कहलाया वो m एक्चुअल से बड़ा आता है। अब जो कैलकुलेटेड मास है और जो एक्चुअल मास है, जिसमें एक्चुअल मास आपको हमेशा दिया जाएगा, क्योंकि आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एम कैल तो कैलकुलेट कर लेंगे बट एम एक्चुअल आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किसी न्यूक्लियस फॉर्मेशन में कितना मास डिफेक्ट हुआ है। आपने पढ़ा था कि 1 AMU का मास डिफेक्ट 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करता है। तो डेल एम अमाउंट का अगर मास डिफेक्ट है तो रिलीज एनर्जी हो जाएगी डेल एम मल्टीप्लाइड इन 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कोसेंट एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा डेल एम इन एएमयू मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा किसी न्यूक्लियस फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। एक्चुअली में आप ऐसे समझिए कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता 8O16, तो इसमें 8 प्रोटॉन्स है एंड 8 न्यूट्रॉन्स है। तो अगर मास ऑफ द प्रोटॉन्स आर नोन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स आर नोन, तो 8mp प्लस 8mn ऐसा करेंगे तो आपको m कैल मिल जाएगा। वहीं न्यूमेरिकल में आपको m एक्चुअल दिया होगा कि जब ऑक्सीजन न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो उसका एक्चुअल वेट कितना आया। तो अगर ये एक्चुअल वेट आपको दिया है तो आपके पास दूसरा मास आ गया m एक्चुअल। अब m कैल में से आप m एक्चुअल को माइनस करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मास डिफेक्ट इन AMU स्केल। और जैसे ही आपको मास डिफेक्ट पता चला, आप इस मास डिफेक्ट में 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। यानी किसी न्यूक्लियस फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी फ्री हुई है, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। जो जितना स्टेबल न्यूक्लियाई होगा उसका बाइंडिंग एनर्जी उतना ज्यादा होगा। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब जब न्यूक्लियस कंपोज होगा तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी को ये फ्री कर देंगे। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी को फ्री कर देंगे तो लीस्ट एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, तो बिकम बाउंड। बुक में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस को ऐसे डिफाइन किया है, किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। एक्चुअली में जब मासेस कंपोज होकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी फ्री कर देते हैं। अब अगर ये वापस चाहते हैं फ्री होना, तो जितनी एनर्जी ये रिलीज कर चुके हैं उतनी एनर्जी की ये डिमांड करते हैं। अगर उतनी एनर्जी हम इनको सप्लाई कर दें तो फिर ये वापस अलग अलग हो सकेंगे। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन ये है कि न्यूक्लियस फॉर्मेशन में जो मास डिफेक्ट होता है उसकी रिलीज एनर्जी इज द बाइंडिंग एनर्जी। और दूसरा ये कि किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तो जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो उस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जो डायनामिक मास ऑफ द न्यूक्लियस है वो रेस्ट मास में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस में मास डिफेक्ट हो जाता है, एनर्जी फ्री हो जाती है। अब ये बाउंड हो गए उतनी एनर्जी से, अब उतनी एनर्जी एक्स्ट्रा कहीं से मिलेगी तब तो ये वापस फ्री होंगे। इसीलिए न्यूक्लियस फॉर्मेशन में जो रिलीज एनर्जी है दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। और जब न्यूक्लियस तोड़ना होता है तो उतनी एनर्जी हमें बाहर से देना पड़ता है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। दैट इज अल्फा पार्टिकल का बहुत ज्यादा आया है तो बहुत सारे हैं इसमें, है जो शीट अपलोड हुई थी उसमें होगा। अब इसमें दे रहा है मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर दिस एंड दिस। यहाँ दिया हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है। तो एक फुल प्लेस हम क्वेश्चन लगा के आपको दिखा दे रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ऑक्सीजन का पूछा है, नाइट्रोजन का पूछा है, आयरन का पूछा है, बिस्मथ का पूछा है,
ड्यूट्रॉन का पूछा है, अल्फा का पूछा है। ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1.0087 1.0087 AMU, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन दिए हुए हैं, एंड 1.0073 AMU, ये मास ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं। कंबाइंड टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस मीन्स 2He4, इसको हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इसका जो मास है हीलियम का इज द 4.0015 AMU, यानी कि ये कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल फॉर्म हुआ है, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज 4.0015 AMU। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस, कह रहे हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। दिख रहा है 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इसका मतलब है कैलकुलेटेड मास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 2 7 14 4 1 8 2 16 17 1 0 2। ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आपको मिलेगा 6 4 10 7 7 11 12 1 1 2 3 0.4, ये आ गया 4.0320, ये आ गया AMU में मास आ गया, कैलकुलेटेड मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल आ गया। तो आपके पास कैलकुलेटेड मास है, आपके पास एक्चुअल मास है, तो आपको चाहिए मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता है कैलकुलेटेड मास, कैलकुलेटेड मास इज द 4.032 माइनस एक्चुअल मास इज द 4.0015, इतने में से इतना माइनस करना है, इसके नीचे लिख ले रहा है 0015, 10 में से 5 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 0 जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 440 हो जाएगा। इतना AMU का मास डिफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि मास डिफेक्ट इन AMU है तो रिलीज एनर्जी हो जाएगा, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर कंपोजिशन से निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.0305 मल्टीप्लाइड इन 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको ये 27 और 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। अरे इंटू ही तो करना है, 9 त्रिक 27 सीधे सीधे दिख रहा है आपको। ठीक है, 27 टू 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल गई। यानी जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कंपोज होकर एक अल्फा पार्टिकल बनाते हैं तो उस प्रोसेस में 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी फ्री होती है। ठीक है, अब हम वापस चाहते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों को अलग कर दें, तो हमें 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इन्हें बाहर से देनी पड़ेगी। अगर इतनी एनर्जी हम दे दें तो वापस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेट होंगे। अब यहाँ 4 न्यूक्लियन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 न्यूक्लियन। तो कई बार पूछता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी आई है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आई है 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स 4, तो ये आपको मिल जाएगा 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि पर न्यूक्लियन पर 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च होगी टू इजेक्ट आउट। इसी तरह आपको पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट का बाइंडिंग एनर्जी निकालने आना चाहिए। आपको जो शीट अवेलेबल कराई गई होगी वो उन शीट में आपको 8 प्रॉब्लम यहाँ दिख रहा है मुझे शो की गई है डेटा के साथ। हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, बिस्मथ है। इस साल चांस है आयरन का, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है 26Fe56, तो इसमें 26 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और 30 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 26 मास ऑफ प्रोटॉन 30 मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो एम कैल हो जाएगा।
एम एक्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आयरन का दिया रहेगा, तो एम कैल और एम एक्चुअल का डिफरेंस लेंगे तो डेल एम पता चल जाएगा। डेल एम में 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड करेंगे तो आपको टोटल रिलीज एनर्जी पता चल जाएगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयरन न्यूक्लियाई। अगर हम सारे एलिमेंट्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालें और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ ग्राफ खींचे, 2 नंबर में ये भी आता है, तो ये ग्राफ ऐसे आता है। मीन्स इधर है एटॉमिक वेट और इधर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है दिस। तो ये ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ आता है लाइक दिस, जिसमें सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर देखा जाए तो ये एटॉमिक वेट 60 वाले पार्टिकल के पास होता है, जो कि रफली आयरन है। ये बता रहा है कि एटॉमिक वेट 60 के नीचे जो है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और 60 के जो ऊपर है उनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब है सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस एलिमेंट का है जिसका एटॉमिक वेट 60 है। रफली ये आयरन है, आयरन का 56 होता है, तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन का है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने में आयरन के न्यूक्लियस को। जैसे जैसे हम हायर एटॉमिक वेट की तरफ बढ़ रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता जा रहा है, अकॉर्डिंगली ये अनस्टेबल होता जा रहा है। इधर हम अगर 1 2 3 4 एटॉमिक वेट लेना शुरू करें, दिख रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस मोर एंड मोर स्टेबल हो रहा है। ये जर्क क्यों है, ये जो भी एलिमेंट होगा, एक्चुअली में ये हीलियम होगा, ठीक है, ये कार्बन होगा, ये ऑक्सीजन होगा, ये जो भी है, ये जर्क ये शो कर रहा है कि ये जिस भी एलिमेंट का है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन साइड बाई न्यूक्लियस या एलिमेंट के कंपेरेटिवली ज्यादा है। मतलब ये अपने अगल बगल के एलिमेंट के कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा आता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग का मतलब वो ब्रेक नहीं कर सकते आप, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड करेगा, क्योंकि मोस्टली एनर्जी तो फ्री कर दिया है, तो आपसे मोस्टली एनर्जी की डिमांड करेगा, ना आप उतना दे पाएंगे ना टूटेगा। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसे से एटॉमिक वेट बढ़ता है अप टू 60 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है, और 60 के ऊपर एटॉमिक वेट वाली एलिमेंट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने लगता है, मींस दे स्टार्ट टू बिकम अनस्टेबल। जर्क ये शो कर रहा है कि कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो अपने अगल बगल के न्यूक्लियाई के कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, अकॉर्डिंगली उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये तो पहला पार्ट था बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन। दूसरा पार्ट इसमें देखते हैं कि आपको फिशन रिएक्शन देगा। फिशन रिएक्शन का मतलब जैसे यूरेनियम यूरेनियम के ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें तो वो स्प्लिट होगा, आपको वो स्प्लिट हुआ इक्वेशन देंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ स्प्लिट का कि 92U235 पर इन्होंने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की है, तो 92U235 पर इन्होंने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, ये यूरेनियम स्प्लिट हुआ। और बहुत सारे केस बनते हैं, हम जो केस उठा रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं मॉलिब्डेनम बना है प्लस जीनॉन बना है प्लस 2 न्यूट्रॉन फ्री हुआ है प्लस ढेर सारी एनर्जी रिलीज हुई है। मॉलिब्डेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो 38 है, एटॉमिक वेट जो है वो 98 है, जीनॉन का 54 है एंड 136 है, एंड इधर तो है। अब दिस इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। इसमें किए क्या है, ये इसमें यूरेनियम को स्प्लिट किए हैं बाय बम्बार्डिंग द न्यूट्रॉन, तो ये स्प्लिट हुआ है तो छोटे न्यूक्लियस में टूटा है। ये छोटे न्यूक्लियस जो हैं इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है, अकॉर्डिंगली यूरेनियम के कंपेरेटिवली ये ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। एक लीस्ट स्टेबल आफ्टर ब्रेकिंग मोस्ट स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होगा तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को एज हम हीट एनर्जी लेके चलेंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर टेम्परेचर कैलकुलेशन में उसको यूज करेंगे। अब मान लेते हैं ये इक्वेशन दे दिया और पूछ दिया कि बताइए रिलीज एनर्जी कितना है, तो आसान है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जैसे केमिस्ट्री में बोलते थे। रिएक्टेंट में यूरेनियम है और आपके पास एक फ्री न्यूट्रॉन है,
और इधर एक मॉलिब्डेनम बना है, एक जिनान बना है और 2 न्यूट्रॉन फ्री हुए हैं। आपको यूरेनियम का मास दे देगा इन एएमयू, आपको न्यूट्रॉन का मास दे देगा इन एएमयू, ठीक है, यानी एम आपको एक्चुअल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मॉलिब्डेनम का मास दे देगा, जिनान का मास देगा और यहाँ 2 न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। इधर टोटल मास आप कलेक्ट कर लीजिएगा, इसको बोलेंगे एम रिएक्टेंट। इधर का जो प्रोडक्ट है, इधर जितने भी एलिमेंट है या फ्री चार्ज है, तो उसको आप उनके सारे मास को इकट्ठा कर लीजिएगा। इधर वाला दिस मास, इसका मास और इसका मास उठाएंगे, इकट्ठा करेंगे, तो हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट। नाउ मास रिएक्टेंट और मास प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी द मास डिफेक्ट। तो एम रिएक्टेंट माइनस एम प्रोडक्ट, एम प्रोडक्ट, ये जो हुआ, ये एएमयू में आपको मास डिफेक्ट पता चल गया। अभी इसमें आप 931.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। मींस रिलीज्ड एनर्जी विल बी द मास डिफेक्ट इन एएमयू मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सॉल्व करें तो रफली इसकी वैल्यू यूरेनियम के लिए, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स में टूटता है, हमने एक लिखा है, तो ये बहुत सारे, अगर ये बार बार बदल देगा तो अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी बदलती रहेगी। जब सॉल्व करते हैं, जो कि शीट में आपको दिया गया है डेटा, तो 140 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 210 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आता है। मीन्स जब यूरेनियम का न्यूक्लियस तोड़ा जाता है बाई बम्बार्डिंग, तो वो लीस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो लीस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट होता है तो बाइंडिंग एनर्जी फ्री होती है। उस बाइंडिंग एनर्जी को एज द थर्मल एनर्जी या एज द क्वोशिएंट एनर्जी हम यूज करते हैं। लास्ट कैलकुलेशन में आइए। अच्छा, लास्ट नहीं, अभी तो फ्यूजन रिएक्शन है। फ्यूजन में क्या होगा? फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट न्यूक्लियाई को ऐड करते हैं तो एक बिग न्यूक्लियाई बनता है। 2 लाइट न्यूक्लियाई अगर मोस्ट स्टेबल बिग न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो तो उस केस में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्री होती है। जैसे हम एक रिएक्शन आपको लिख के दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2 प्रोटियम मिलके 1H2 प्लस 1H2, 2 प्रोटियम मिल करके एक हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं 2He4। इस प्रोसेस में ह्यूज एनर्जी रिलीज हो रही है। एक्चुअली में ये लीस्ट स्टेबल से जब मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट होंगे तो इस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्री होगी। हमेशा जो लेफ्ट हैंड में होगा और जो राइट हैंड में होगा, उसमें जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उससे उतनी ज्यादा एनर्जी फ्री हो जाएगी, तभी तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल होने का मतलब जैसे ही वो कंपोजिशन पूरा होगा, मैक्स ऑफ द एनर्जी फ्री कर देगा, वही फ्री एनर्जी आपको मिलेगी। तो फ्यूजन रिएक्शन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट जुड़ता हुआ दिखाएगा और राइट हैंड साइड में फॉर्म होता हुआ दिखाएगा। रूल अभी भी वही है। इसका आपको मास दिया होगा, इसका मास दिया होगा, इसको बोलते हैं पेरेंट, उसको बोलते हैं डॉटर। तो अगर इधर पेरेंट है, इधर डॉटर है, डॉटर न्यूक्लियाई, तो इधर मास ऑफ पेरेंट हो जाएगा, मास ऑफ पेरेंट, मास ऑफ दिस प्रोटियम एंड मास ऑफ दिस प्रोटियम। तो ये हो जाएगा 1H1 प्रोटियम होता है, ड्यूट्रॉन है, सॉरी 1H2 है, तो ये ड्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। तो ड्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 ड्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ 1 ड्यूट्रॉन, या ट्वाइस टाइम्स ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन। ये हो जाएगा मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। और इधर इसका मास चेक करेंगे, दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, तो ये मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई हो जाएगा। नाउ पेरेंट न्यूक्लियाई में से डॉटर न्यूक्लियाई का मास आप हटाएंगे तो आपको मास डिफेक्ट पता चल जाएगा इन एटॉमिक मास यूनिट स्केल। और अगर आपको मास डिफेक्ट पता चल गया तो आपको रिलीज एनर्जी भी पता चल जाएगी। 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप इस मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन में आप लेफ्ट हैंड का मास निकालते हैं, राइट हैंड का मास निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, उसमें 931.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको रिलीज्ड एनर्जी पता चल जाती है। अब इस रिलीज्ड एनर्जी से हम जो टेम्परेचर जनरेट होगा उस टेम्परेचर से पानी गर्म करेंगे,
पानी से वेपर बनाएंगे, वेपर से टरबाइन चलाएंगे और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो रिएक्टर है, रिएक्टर का मतलब जिसमें हम किसी न्यूक्लियस को तोड़ेंगे या किसी न्यूक्लियस को जोड़ेंगे। अगर न्यूक्लियस को जोड़ेंगे तो फ्यूजन रिएक्टर कहलाएगा, अगर न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो फिशन रिएक्टर कहलाएगा। तो अभी इंडिया में कोई फ्यूजन रिएक्टर नहीं है, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कोई फ्यूजन रिएक्टर नहीं है, क्योंकि फ्यूजन में जो टेम्परेचर जनरेट होगा वो सन जितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो सन जितने टेम्परेचर को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं और फ्लेम में, तो इस वजह से इतने ह्यूज टेम्परेचर को गवर्न करने के लिए हमारे पास कोई बॉडी नहीं है। अकॉर्डिंगली हम फ्यूजन रिएक्टर आज तक डिजाइन नहीं कर पाए हैं। हालांकि इंडिया का पहला फ्यूजन रिएक्टर थ्योरेटिकली डिजाइन हुआ है, नाम है आदित्य। आदित्य इज द सिनोनिम ऑफ सन, सन को बोलते हैं एज अ सिनोनिम आदित्य। और फॉरेन में जो बना है दैट इज द टोकामाका, TOAKMAK, टोकामाका, TOAK, टोकमाक, टोकमाक। ये फ्यूजन रिएक्टर है फॉरेन का। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और अगर स्टार्ट हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सस्ती हो जाएगी। और इंडिया में जो डिजाइन हुआ है वो भी अभी स्टार्ट नहीं है, आदित्य इंदौर में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अगर फ्यूजन रिएक्टर स्टार्ट होते हैं तो बहुत इंटेंस हीट क्रिएट होगी, और हम कोयला जला के जनरली पानी गरमाते हैं। तो कोयला न जला करके अगर हम फ्यूजन करा दें एलिमेंट्स का तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्री होगी, उससे हम पानी गरमाएंगे, वेपर बनाएंगे, टरबाइन चलाएंगे और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो हमें काफी चीप इलेक्ट्रिसिटी मिल सकेगी। तो यहाँ एक फ्यूजन रिएक्टर का या फिशन रिएक्टर का कैलकुलेशन देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहता कि एक रिएक्टर डिजाइन कीजिए जो 500 मेगावाट का इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करे। अब ये मेगावाट का इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेगा क्या मतलब है, जैसे एक रूम की बात कर लीजिए, अपने एक रूम की, कि एक रूम में मान लेते हैं 4 CFL है, एक फैन है, ठीक है, एंड एक हीटर है, एक कंप्यूटर है और एक AC है। तो ये सब तो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं ना। अगर एक CFL आप 25-25 वाट का लिए हो तो 4 CFL आपके पास हो जाएगा 100 वाट का, एक फैन जो है वो आपके पास हो जाएगा 100 वाट का, एक हीटर लेंगे तो हो जाएगा 1 किलो वाट यानी 1000 वाट। कंप्यूटर लेंगे तो कंप्यूटर आपके पास हो जाएगा 200 वाट, यानी जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल है तो सारे मोबाइल का 40-40 वाट रख लीजिए। तो इस तरीके से एक रूम की अगर बात करें, उस रूम में 4 CFL, एक फैन, एक हीटर, एक कंप्यूटर और एक AC लगा है, तो इन सबका एक पावर कंजम्पशन है। तो हम कह रहे हैं कि 4 CFL मान लेते हैं 100 वाट लिया, एक फैन 100 वाट लिया, एक हीटर 1000 वाट लिया, एक कंप्यूटर 200 वाट लिया। एक AC की बात करें तो एक AC जो है वो 2.5 किलोवाट होती है, यानी 2500 वाट। तो इस रूम में, जिस रूम में इतनी चीजें लगी हुई हैं, का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो हो जाएगा 2500 और 2700 और ये हो जाएगा 3700, 3800, 3900, लगभग है ये 4 किलो वाट। अगर 100 और ऐड कर ले, कुछ छूट गया जैसे मोबाइल चार्जर लगा हुआ है या हो सकता है एग्जॉस्ट फैन लगा हो, तो अगर 100 वाट और ले ले तो आप ही देखो ना, ये हो जाएगा 100, 200, 300 और 500। 500 वाट हो गया, 1000 वाट हो गया एंड 2500 वाट हो गया, टोटल जोड़ेंगे तो 4000 वाट आएगा। यानी एक रूम जिसमें इतनी चीजें हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया 4 किलो वाट। अगर ऐसे ऐसे 10 रूम है आपके बिल्डिंग में तो पूरे बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया 40 किलो वाट। ये एक बिल्डिंग का हुआ। ऐसे ऐसे 1000 घर है मोहल्ले में, और ऐसे ऐसे 1000 मोहल्ले हैं गोरखपुर में। क्लियर है, ये टोटल गोरखपुर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया। कितना हो जाएगा, 1 2 3 और ये 3 मिलाएंगे तो 10⁻⁶ मेगा हो जाएगा। और अभी भी ये बचा हुआ यानी 40 और 1 2 3 40,000 और ये हो चुका है मेगावाट। क्लियर है, पूरे गोरखपुर की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड किससे पूरी होगी, उससे पूरी होगी जो 40,000 मेगावाट का वैद्युत संयंत्र होगा, यानी 40,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला रिएक्टर होगा। तो मान लेते हैं हम ऐसे, ये तो हमने पूरे गोरखपुर की बात कर ली। अगर मैं कहता 500 मेगावाट का रिएक्टर बनाइए, आप तो आप समझ रहे हैं मेगावाट का क्या मतलब है। देखिए 40,000 मेगावाट की डिमांड पूरा गोरखपुर कर रहा है, हम कह रहे हैं चलिए हम 500 मेगावाट की डिमांड पूरा करना चाहते हैं।
तो 500 मेगावाट की अगर डिमांड पूरा करना चाहते हैं और हमारे पास यूरेनियम है एज अ फ्यूल, मतलब इसका न्यूक्लियस हम तोड़ेंगे और हम ये भी दे दे रहे हैं कि इसके एक न्यूक्लियस टूटने पर 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी फ्री होगी। टूटने का अगर रिएक्शन दे देता तो हम लेफ्ट हैंड का मास निकालते, राइट हैंड का मास निकालते, दोनों का डिफरेंस निकालते, 931.5 मल्टीप्लाई करते तो पता चल जाता कि एनर्जी रिलीज पर फिशन कितना है। तो यहाँ हम एक रिएक्टर डिजाइन करना चाह रहे हैं जो 500 मेगावाट का आउटपुट जनरेट करेगा। यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज कर रहा है। एटॉमिक वेट है 9, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट है 92U235 और ये बता रहे हैं कि पर यूरेनियम न्यूक्लियस के टूटने पर जो एनर्जी फ्री होती है वो 200 MeV है। अगर नहीं बता रहे हैं तो फिर आपको न्यूक्लियर रिएक्शन लिख के ये दिए होंगे, आप वहां से कैलकुलेट कर लेंगे कि यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ने पर कितनी एनर्जी फ्री होती है। स्टेटमेंट में देते हैं पर फिशनेबल एनर्जी, यानी एक फिशन होने पर, यूरेनियम का एक न्यूक्लियस टूटने पर जो एनर्जी फ्री होगी दैट विल बी द 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम यूरेनियम की जरूरत होगी एक दिन में, 1 डे, एक दिन में कितना यूरेनियम यूज हो जाए ताकि 500 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट हो जाए। आप कैलकुलेशन देखिए, स्टेप बाय स्टेप 5 नंबर की प्रॉब्लम आती है, डेटा सिर्फ इतना ही है। 500 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज हो रहा है, पर फिशनेबल एनर्जी 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपसे पूछा जा रहा है पर डे कंजम्पशन ऑफ यूरेनियम बताएं, एक दिन में कितना यूरेनियम कंज्यूम होगा। ये न्यूक्लियर रिएक्टर का कैलकुलेशन है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आप जो एनर्जी डिमांड कर रहे हैं ये हो गया ना पावर ऑफ जनरेटर या पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो जाएगा 500 मेगा का मतलब 10 to the power 6 वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, यानी कि इस पावर का आप रिएक्टर डिजाइन कर रहे हैं। और जो फिशनेबल एनर्जी है, एक न्यूक्लियस टूटने पर जो एनर्जी मिलेगी वो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चला गया जूल में, ये इतना होगा। आप ही सोचिए ना, अगर पावर को एनर्जी से डिवाइड करना है तो ये नंबर ऑफ फिशनेबल न्यूक्लियाई पर सेकंड बताएगा। सोच लीजिए, पावर अपॉन एनर्जी, जूल जूल कट जाएगा पर सेकंड, यानी कि पहला स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड नाम होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डीपीएस। कैसे पता चलेगा? कितनी पावर का रिएक्टर है और कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है पर फिशन, क्लियर है? पावर ऑफ रिएक्टर डिवाइडेड बाय फिशनेबल एनर्जी विल प्रोवाइड द डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने यूरेनियम न्यूक्लियस गायब होंगे ये आपको पता चल जाएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, पावर है 500 इंटू 10 to the power 6 अपॉन एनर्जी, एनर्जी है 200 इंटू 10 to the power 6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 हो जाएगा ये। नाउ ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से ये हो जाएगा 2 2 जा 0.5 और ये हो जाएगा 16 से आप, यानी नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 25 अपॉन 16 इंटू 10 to the power 19, यानी इतने न्यूक्लियस पर सेकेंड गायब होंगे। और आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 16 1 जा और ये हो जाएगा 9, 16 पक्के, 16 छक्के 5 और 16 छक्के 1.56 इंटू 10 to the power 19 न्यूक्लियाई पर सेकेंड, न्यूक्लियाई पर सेकेंड, यानी इतने न्यूक्लियस पर सेकेंड गायब हो रहे हैं। हमने तो 1 डे के लिए पूछा था ना, तो 1 डे का मतलब 24 आवर मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना डिसइंटीग्रेशन होगा। इसको बोलते हैं डीपीडी, डिसइंटीग्रेशन पर डे। तो पर डे में कितने न्यूक्लियस गायब होंगे? 1.56 इंटू 10 to the power 19 इंटू 1 डे का मतलब 24 घंटा, और 24 घंटा मतलब 60 मिनट 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लीजिए
ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, रफली हम कह रहे हैं इसको 25 देख लीजिए, 25 सके 150, ये उठा के 1 और 2 यहाँ बढ़ जाएगा। नाउ ये हो जाएगा, ये 6 6 36 और 36 डेढ़े 54 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 55 के आसपास हो जाएगा ये, दिस मल्टीप्लाइड इन दिस इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर 19 और 2 21। हम रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे, ये न्यूक्लियाई पर डे हो जाएगा। न्यूक्लियाई पर डे, एक दिन में कितने न्यूक्लियस गायब हो गए, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 520 5 दूनी 10 तो 12 1 2 0 0 2 3 1 1320 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूक्लियाई पर डे, ये हो गया। अब आप इसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर दीजिए, क्यों? अगर आप एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, कि कितने मोल न्यूक्लियस गायब हुए, ठीक है, तो इसका मतलब है स्टेप 2 आ जाइए। स्टेप 2, डिकेड न्यूक्लियाई इन मोल, डिकेड न्यूक्लियाई इन मोल, मोल में आपको पता चल जाएगा कितना, तो टोटल डिकेड है 1320 इंटू 10 टू द पावर 21 और डिवाइडेड बाय, एवोगैड्रो से डिवाइड कीजिए, एवोगैड्रो होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एक दिन में कितने मोल न्यूक्लियस गायब होंगे ये पता चल जाएगा। नाउ -23 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये बचेगा 10 टू द पावर -2, -2 तो 1 और 2 ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, कितना हो गया 13.2 अपॉन 6, ये हो गया मोल, दिख रहा है, 6 12 पॉइंट लगाए 13 6 12 2.2 मोल, यानी कि एक दिन में यूरेनियम का 2.2 मोल डिसअपियर हो जाएगा। अगर आपको मास चाहिए तो क्या आपको पता नहीं है, एक मोल मतलब 90, एक मोल मतलब 235 ग्राम, एक मोल मतलब 235 ग्राम, तो 2.2 मोल गायब हुआ है ना, तो क्या आपको वहां से मिलने जाएगा कितने ग्राम यूरेनियम पर डे गायब हो रहा है। स्टेप 3, स्टेप 3 हो जाएगा नाउ 2.2 मोल, और एक मोल का मतलब है 235, अगर इंटू करेंगे आप तो जाएगा 470 470 0 7 4 11 5 और ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 517 ग्राम, ठीक है, 517 ग्राम। अगर इसको मिली लिखने की कोशिश करें तो 1 2 3 0.517 मिलीग्राम, mg टैबलेट, जो हम लोग दवाई खाते हैं, आधा ग्राम 1 ग्राम 4 ग्राम 4.5 ग्राम 0.75 ग्राम, उतना यूरेनियम लग रहा है, यानी रफली 0.5 मिलीग्राम, एक सरसों के दाने जितना बड़ा आया। अगर इतना मिलीग्राम यूरेनियम हम पर डे कंज्यूम कराएं, ठीक है, इन दिस रिएक्टर, तो 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर यही कोयले का अमाउंट निकालते कि कितना कोयला जलाना पड़ेगा 500 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन के लिए, तो पूरे गोरखपुर जितने शहर का कोयला हम इकट्ठा करते और उसको जलाना शुरू करते, तब जाकर के 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाता। और यहाँ रिएक्टर्स में हम मिलीग्राम में यूरेनियम लेंगे, तो उस केस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 1 डे के लिए पूरा हो पाएगा। पूरे इंडिया के लिए आपको इसमें एक्सरसाइज में दिया गया है, कैलकुलेट कर दिया है मैंने, पूरे इंडिया के एक दिन के लिए 11.35 या 11.55 किलोग्राम यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो हम कोयला जला के ही 90% बिजली बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट मीन्स यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सब नहीं है, हम लोग अदर कंट्री पर डिपेंडेंट है। तो अगर हमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई मिलते, यानी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, तो हम जो है 11.55 किलोग्राम पर डे यूरेनियम यूज करते, सिर्फ 11 किलो तो हम लोग आलू खा जाते होंगे एक हफ्ते में, ठीक है, तो 11 किलो यूरेनियम अगर हम पर डे खा रहे हैं, पूरे इंडिया की हम बात करें, और आपको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोगों ने न्यूक्लियर कैलकुलेशन सीखा। लास्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम में आपको रिएक्शंस लिख के दिए जाएंगे, उन रिएक्शंस में मिसिंग पार्ट आपको भरना होगा। जैसे
ये न्यूक्लियर रिएक्टर काफी अच्छे से तैयार कीजिएगा, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कॉम्पिटेटिव स्किल पर भी बहुत ज्यादा आता है और वैसे भी बहुत ज्यादा आता है। अब सिर्फ एक यूनिट रह गई, दैट इज द सेमी कंडक्टर। एक हफ्ता मतलब 4 लेक्चर मिल जाएगा या 5 लेक्चर, तो सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वीक में सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब लास्ट कैलकुलेशन में देखिए, जैसे ऐसे लिख देगा 1H1 प्लस 5B 11 लिख दिया है, 6C11 ऐसे लिख दिया है, 6C11। आपसे पूछ रहा है, डैश डैश कर दिया है, वहां क्या रखना चाहेंगे आप? 5 और 1 6, और 6 है यहाँ 0, और ये 1 और 11 होता है 12, और इधर 11 है 1। कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 0 और मास नंबर होता है 1? ये है न्यूट्रॉन, 0 and 1। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 होता है, एटॉमिक वेट 1 होता है। इसका मतलब ये जो मिसिंग था आपने रख दिया। इसी तरह आप और देख सकते हैं, जैसे 2He4 प्लस 7N14, ये हो जाएगा यहाँ पे 9F18 दिया हुआ है, 8O17 दिया हुआ है, 8O17 दिया हुआ है। और यहाँ पूछ रहा है यहाँ क्या रखना चाहेंगे आप? 4 ऑप्शन दे दिया होगा, या फिर ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आप यहाँ से निकाल के देखेंगे। अभी देख लीजिए, ये होता है 7 और 2 9, 8 है, इसका मतलब है यहाँ एटॉमिक नंबर में 1 आएगा। और ये 14 और 4 18 है, और ये 17 है, तो इसका मतलब है यहाँ भी 1 आएगा। अब एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1, ये तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कह लीजिए चाहे प्रोटियम कह लीजिए, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ 1H1 रखेंगे। ये प्रोटॉन भी होता है 1P1, तो कोई एक रखेंगे, सही हाइड्रोजन बोलेंगे तो भी चलेगा, हाइड्रोजन एक प्रोटॉन होता है, और एक प्रोटॉन बोलेंगे तो भी चलेगा। यानी वो जो मिसिंग है वो एक प्रोटॉन है या फिर एक हाइड्रोजन एटम है। तो इस तरीके से आप फिल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ये खत्म हुआ न्यूक्लियर फिजिक्स। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमी कंडक्टर। सर न्यूक्लियर रिएक्टर हट गया क्या? नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर है।